अब थर्ड एस्टेट के प्रोटेस्ट के बाद लुई 16 को एग्री होना पड़ा उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मानने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। नाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी फ्रांस जो है मोनार्कियल रूल तो रहेगा उसमें, लेकिन बाकी जो भी काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग सारा वर्क किया जाएगा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ये जो नेशनल असेंबली थी इसने अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो वर्क था 1791 तक कंप्लीट कर लिया। अब इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी? टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्की, राजा की पावर को लिमिटेशन में लाना। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब पावर एक हाथ में ना रहकर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिवाइड की जाएगी। इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इस तरह से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखा है एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the hands of National Assembly. अब ये जो सारी पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये नेशनल असेंबली के हाथ में थी, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। कुछ ही सिटीजन्स थे जिन्होंने इलेक्टर्स के लिए वोट किया था, वो इन टर्न चूज द असेंबली। नो ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। इसके अलावा राइट टू वोट सभी सिटीजन्स को नहीं मिला था। किस किस को मिला था? मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, वो आदमी जो कि 25 या उससे ऊपर उम्र का है और 3 दिन की एक लेबर की वेज जितना वो टैक्स पे करता है, उनको एक्टिव सिटीजन्स माना गया था और उन्हीं को राइट टू वोट दिया गया था। उसके अलावा बाकी सभी मैन जो हैं एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव, बाकी सबको पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया था। टू क्लासीफाई एज एन इलेक्टर। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपको इलेक्टर के तौर पे यानी इलेक्शन में खड़े होना है एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली और असेंबली का मेंबर बनना है, तो आपको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स में आना पड़ेगा, यानी जो जितना ज़्यादा टैक्स पे करेगा उतना ही उसको मौका मिलेगा इलेक्शंस लड़ने का। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसकी शुरुआत थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। फ्रांस में रहने वाले आदमी और नागरिकों के अधिकार क्या हैं। अब क्या क्या थे? जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल इनअलाइनेबल राइट्स। ये प्राकृतिक और जिनको बदला नहीं जा सकता ऐसे राइट्स थे। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग, यानी ये फ्रांस के हर नागरिक को दिए जाएंगे बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और ये किसी भी कंडीशन में वापस नहीं लिए जा सकते। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, और ये सरकार की ही ड्यूटी है कि हर नागरिक के राइट्स को वो प्रोटेक्ट करें। अब उसके बाद यहाँ पर अगले पेज पर आपको पॉलिटिकल सिंबल्स दे रखे हैं। इन पॉलिटिकल सिंबल्स का मतलब क्या है ये आपको अच्छे से लर्न करना है। जैसे ब्रोकन चेन, चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। चेन्स जो हैं स्लेव्स को डराने के लिए काम में ली जाती है, उनको बंदी बनाने के लिए काम में ली जाती है, और ब्रोकन चेन का मतलब है कि आप फ्री हो चुके हैं। उसके बाद है बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन। जैसे बचपन में हमने कहानी सुनी है, 4 भाइयों की, लकड़ी लेकर आते हैं, किसान के बेटे होते हैं, एक एक लकड़ी तो इजीली टूट जाती है और ग्रुप जो है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो उसी तरह से है कि एक जो रॉड है उसको आप तोड़ सकते हो, लेकिन एंटायर बंडल को तोड़ना आसान नहीं है, यानी स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में बल। फिर उसके बाद द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। एक ट्राइंगल है, उसके अंदर आई है जो कि आसपास रोशनी छोड़ रही है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी सब तरफ देखती हुई आंख जो है वो नॉलेज का प्रतीक है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और जो सन की रेज है वो इग्नोरेंस के बादल को हटा देंगे। फिर सेप्ट, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयल पावर का प्रतीक है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, एक स्नेक है जो अपनी ही पूंछ को काटते हुए एक रिंग फॉर्म कर रहा है। सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग नॉर एंड। अब ये एटर्निटी का सिंबल है, यानी ना तो इसकी कोई शुरुआत है ना इसका अंत है, अनंत है ये। उसके बाद फ्रिजन कैप है, रेड फ्रिजन कैप, कैप वोर्न बाय अ स्लेव ऑन बिकमिंग फ्री। ये एक गुलाम को पहनाई जाने वाली कैप है जब वो फ्री हो जाता है। उसके बाद ब्लू, वाइट, रेड, ये नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। इसके बाद विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये लॉ दिखा रहा है, यानी लॉ के लिए पूरी आज़ादी है, सबके लिए एक जैसा है। उसके बाद लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, यहाँ पर बता रखा है कि कानून सबके लिए एक जैसा है, ऑल आर इक्वल बिफोर इट।